कक्षा 8 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग का जो चैप्टर है परिमेय संख्या है, थोड़ा हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं और उस पर जो भी गुणधर्म या नियम लगते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया अध्याय 1 है हम लोग का, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। और देखिए इससे पहले हम लोगों ने इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यहाँ पे गिनना आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ तक आप गिनते चले जाएं, ठीक है, अनंत तक जहाँ तक आप गिनते हुए चले जाएंगे सभी ये संख्याएं क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या है ना। और इसी में प्राकृतिक संख्याओं में यदि आपने शून्य को सम्मिलित कर दिया तो वही हो जाते हैं पूर्ण संख्याएं, या इंग्लिश बोलना रहेगा तो होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सभी धनात्मक संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी पूर्ण संख्याओं में। वहीं पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स। इसमें सभी पूर्ण संख्याएं तो रहेंगी, 0 भी रहेगा और साथ साथ सभी धनात्मक संख्याएं भी रहेंगी, और इनके संगत जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगी, तो यही हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स इसे बोल देंगे। यहाँ पे धन, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे धन 1 धन 2 इस प्रकार सभी धनात्मक संख्याएं भी हैं, और यहाँ पे 0 हो गया, अब ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से सभी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। इसको बोलना रहेगा तो किस प्रकार से बोलेंगे? यहाँ पे इसमें सभी धनात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और साथ में 0 सम्मिलित होता है, उसे बोल देते हैं पूर्णांक। 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है ना, ये सभी संख्याएं धनात्मक है और ये सभी संख्याएं ऋणात्मक है, और यहाँ पे 0 ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं हम जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q मतलब अंश और हर के रूप में आप संख्याओं को लिख सकें। और PQ के बारे में बताना पड़ेगा कि PQ है क्या। तो जहाँ PQ पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इसमें से कोई भी संख्या आपका सम्मिलित हो सकता है। यहाँ पे सभी धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं और साथ में 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पे PQ क्या है? पूर्णांक है। तथा आप इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो Q है, जो हर है संख्या का, यहाँ पे सिर्फ 0 को नहीं सम्मिलित किया जाएगा। अंश में आप सभी पूर्णांकों को रख सकते हैं, ठीक है, अंश और हर के रूप में लिखना है P/Q के रूप में। P के स्थान पर सभी पूर्णांकों को रख सकते हैं, हर में भी आप सभी पूर्णांकों को रख सकते हैं, लेकिन आप शून्य को छोड़कर, क्योंकि यदि हर में आप शून्य करेंगे तो जो भी आपकी संख्या रहेगी वो अपरिभाषित आने लगेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7/8 लिखा गया है ना, तो यहाँ पे जो 7 लिखा गया है ये भी एक पूर्णांक है, जो हर में 8 लिखा गया है यह भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे 7/8 क्या है? एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे 8 और 17, 8 क्या है? एक पूर्णांक है ना, ये धनात्मक एक पूर्णांक है 8, और यहाँ पे हर में जो लिखा गया है 17 यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है, अंश और हर में लिखा गया। तो यहाँ पर बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी अंश और हर लिखे वो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हर को आपको 0 नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 5 हमने 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है जो कि ऋण 5 है, और यहाँ पे 6 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग इस प्रकार की संख्याओं को नहीं लिख सकते, 1/0 को हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर में तो हम लोग सभी पूर्णांकों को यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सभी पूर्णांक को लिख सकते हैं, लेकिन हर में हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 0 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना। तो 1/0 का मान कितना क्या आने लगेगा? अपरिभाषित ये हो जाएगा, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इसका व्युत्क्रम को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0/1 हम लोग लिख दें तो यह क्या हो जाएगा? अंश में 0 रह सकता है, ठीक है, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह परिभाषित है, इसका वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पर यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे, सभी पूर्णांकों को अंश और हर में आप रख सकते हैं, इस प्रकार से आप परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको हर को 0 में नहीं रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नियम में भी बताया गया है, ठीक है, कि अंश और हर में जो भी आप संख्याएं लिख रहे हैं वह सभी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जो हर है, जो आपका हर है, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। परिमेय संख्याओं का हमने डेफिनेशन समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं उन सभी नियमों को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया संवृत्त। यहाँ पर पहला हम लोग संवृत्त गुणधर्म के बारे में समझते हैं कि यह नियम क्या कहता है। यहाँ पर देखिए कुल संक्रियाएं 4 होती हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जोड़ होता है, घटाना होता है और गुणा और भाग। तो यहाँ पर यह नियम ये कहता है ना कि 2 आप परिमेय संख्याओं को ले लो। देखिए हम लोग यहाँ पर ना हमेशा परिमेय संख्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। 2 परिमेय संख्याओं को ले लीजिए, इन सभी संक्रियाओं पे लागू करके आप बताइए कि जो प्राप्त हो रहा है वह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं। मतलब हम लोग को 2 परिमेय संख्याओं को ले लेना है और फिर हम लोग एक बार जोड़ेंगे उसको, एक बार इसको घटाएंगे, एक बार गुणा करेंगे, एक बार भाग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यदि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हम लोग को एक परिमेय संख्या मिलेगा तो उस पर संवृत्त गुण लागू होगा। यदि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर करने पर एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा तो संवृत्त गुण लागू होगा। और यदि 2 परिमेय संख्याओं का हम लोग गुणा कर देंगे फिर भी हम लोग को परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर संवृत्त गुण उस पर लागू होगा, है ना, गुणा पर। और यदि भाग पर हमें चेक करना रहेगा तो दो परिमेय संख्याएं हम लोग लेंगे और उनके बीच में हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। और भाग करने के बाद हम लोग को यदि एक परिमेय संख्या मिल गया तो हम लोग कर देंगे कि संवृत्त गुण उस पर लागू होगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले योग पर सीखते हैं ना। इन्हीं 4 संक्रियाओं पर आपको इस नियम को सीखना है, संवृत्त नियम को। तो यहाँ पर 2 परिमेय संख्या हमने ले लिया। अब इन परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़कर हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखते हैं कि हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 3/4 ले लेते हैं। यहाँ पे 3/8 हमने लिया हुआ है, 3/8
और प्लस यहाँ पे ऋण यहाँ पे 5 बटा यहाँ पे 7 है, ठीक है। यदि इनके लसा की बात करेंगे तो इसमें कुछ भी वैनिष्ट नहीं है, तो इनका गुणनफल ही लसा हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56 या 7 8 56 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे 56 हो गया। अब 7 का यहाँ पे 13 गुणा इसमें कर दीजिए, 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, है ना। और प्लस और कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 8 5 40, ठीक है। और यदि आपको चिन्हों का गुणा आना चाहिए, जब भी हमें पता है ना, चलिए इस नियम को भी यहीं पर हम लिख देते हैं, चिन्हों के नियम को भी हम लोग यहीं लिख देते हैं। यदि दो धनात्मक संख्या है, मतलब धन का चिन्हों का यदि गुणा करेंगे ना, तो धनात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा, है ना। यदि चिन्ह विपरीत हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होता है। यदि ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह है, तभी भी आपको ऋणात्मक ही चिन्ह प्राप्त होता है। यदि दो ऋणात्मक चिन्हों का आपस में गुणा कर देंगे, तो हमेशा आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, है ना। जब भी चिन्ह आपका समान रहेगा, तभी भी आपको धनात्मक मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं धन का चिन्ह रहेगा, धनात्मक मिलेगा। जहाँ पर चिन्ह विपरीत हो गया, तो हमेशा आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं धन और ऋण संख्या आपस में साथ में आ गई, धनात्मक ऋणात्मक को गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, ऋण 40, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे भी तो अंतर ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 21 है, 21 और यहाँ पे 40 का आपको अंतर कर देना है, और हर में 56 है, तो यहाँ पर अंतर कर देंगे तो आपको 19 मिलेगा। और ऋणात्मक संख्या का मान अधिक है, दोनों संख्याएं विपरीत थी, तो अंतर हो गया, आपको 19 प्राप्त हो जाएगा। 40 में से हमने 21 घटा दिया तो 19 मिला, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक चूंकि चिन्ह है, तो यहाँ पे यही जो 40 संख्या है, इसी का संख्यात्मक मान अधिक था, तो चिन्ह इसी का लगेगा। विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटा दिया, और जिसका संख्यात्मक मान अधिक रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा, यहाँ पे आपको मिला 56, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ ना, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको मिला ऋण 19/56 आपको प्राप्त हुआ, जो कि आंसर और क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना। तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको मिला। चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं इसको। यहाँ पे 4/7 है और प्लस यहाँ पे 6/11 है। आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को ले सकते हैं और उनको आपको जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे इन दोनों गुणनफल ही लसा हो जाएगा, तो यहाँ पे 77 गुणनफल बनेगा, और 11 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 11 चौका 44 हो जाएगा, और प्लस 7 छक या 6 7 42 है, 7 छक 42 कर दीजिए, ठीक है। जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा इकाई अंक पे, और यहाँ पे 4 4 8 बटा यहाँ पे 77, तो जोड़ने पर यहाँ पे 86 बटा आपको 77 प्राप्त हुआ। लिख देते हैं यहाँ पे 86 बटा यहाँ पे 77 प्राप्त हुआ, जो कि आंसर और क्या है, पूर्णांक है, जो कि दोनों धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर अंश ऋणात्मक पूर्णांक था, हर में भी एक यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक था, तो ये भी जो परिमेय संख्या लिखी गई है, और यहाँ पर यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी दो परिमेय संख्याओं को योग किया जा रहा है, तो योगफल के बाद आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर योग पर संवृत्त गुण लागू हो रहा है ना। तो योग पर तो हम लोगों ने सीख लिया, योग पर लागू हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे घटाने पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके आगे हमने यह लिख दिया कि हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है ना, क्योंकि इस पर संवृत्त गुण लागू हो रहा है। दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए, ए और बी के लिए, है ना, कोई दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, ए और बी, ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या है ना। हम लोग ए और बी को जोड़ देंगे, तभी भी आपको योगफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। योग पर हमने सीख लिया संवृत्त गुण, अब हम लोग व्यकलन पर सीखते हैं ना। व्यकलन मतलब अंतर, घटाने पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। यहाँ पे हमने दो संख्याएं लिख दी हैं, यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं लेंगे हमेशा, और इनका हम लोग अंतर करके देखते हैं। यहाँ पे ऋण 5/7 है और ऋण 2/3 है। इनका यदि एलसीएम लेंगे, लसम लघुत्तम समापन, तो यहाँ पर 7 21 मिल जाएगा, हर में कुछ भी वैनिष्ट नहीं रहेगा, तो इनका गुणनफल करके यहाँ पे लिख दीजिए, इसका गुणनफल करके यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, ऋण 15 आपको मिलेगा, और यहाँ पे ऋणात्मक ही आपको मिलेगा। यहाँ पे 7 दूना आपको 14 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह ऋणात्मक है, आपस में संख्याएँ जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, इकाई स्थान पे 5 4 9 हो गया, और यहाँ पे दाईं के स्थान पर आपको 2 मिल जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और दोनों संख्याएं ऋणात्मक थी इसीलिए जोड़ दिया गया, यहाँ पे बटा 21। तो यही आपको मिला ऋण 29 बटा आपको 21 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे ऋण 29 बटा आपको 21 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अंश क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, हर में क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अंश और हर में यदि पूर्णांकों को लिखा रहेगा तो वो सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। चलिए एक यहाँ पर दूसरे उदाहरण को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ पे 3/7 है और ऋण है, और यहाँ पे ऋण 8 बटा यहाँ पे 5 है। चलिए यहाँ पर इनका गुणनफल ही ऐसा हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, 5 3 15, और यहाँ पे ऋण चिन्ह है, और यहाँ पे इसका तिर्य गुणा हो जाएगा,
यहाँ पे 8 7 है 56 या 7 8 है 56 कर दीजिए। यहाँ पर ये 56 हो गया, लेकिन ये ऋणात्मक 56 रहेगा, है ना। ऋण पहले से ही है और यहाँ पर ये भी संख्या क्या है, ऋणात्मक है। ऋण में ऋण का गुणा होकर आपस में एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पे 56 हो जाएगा और बटा यहाँ पर 35 है। चलिए यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 5 11 को एक हासिल बना। यहाँ पे 5 1 6 दाएं का स्थान जोड़ रहे हैं हम लोग, 5 1 6 एक हासिल 7 हो जाएगा, 71 बटा आपको 35 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अंश और हर क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो ये जो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है अंतर करने पर ना, दो परिमेय संख्याओं को अंतर करने पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं। 71 बटा यहाँ पे 35, यहाँ पर भी आपको क्या मिला, परिमेय संख्या ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, संख्या रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया हुआ है कि हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन भी एक परिमेय संख्या है ना। दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन मतलब अंतर करने पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत भी संवृत्त हैं, है ना। आपको योग के अंतर्गत भी संवृत्त मिला और यहाँ पर व्यकलन के अंतर्गत भी आपको संवृत्त मिला है। संवृत्त कहेंगे कब, दो परिमेय संख्याओं को दे देगा, अब योग के अंतर्गत दिया है तो योग करके देखेंगे, योग के बाद भी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यदि व्यकलन के अंतर्गत दे दिया गया, मतलब घटाने के अंतर्गत दे दिया गया, तभी भी आपको परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अंतर करने पर परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत संवृत्त हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए ए और बी के लिए ए ऋण बी भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दो परिमेय संख्या रहेंगी, उनका हम लोग अंतर कर देंगे या व्यकलन कर देंगे, तभी भी हम लोग को ए ऋण बी क्या एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो संवृत्त गुण है यहाँ पे व्यकलन पर लागू हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग गुणा पर, समझते हैं, है ना। जोड़ पर भी हमने समझ लिया और घटाने पर भी हमने समझ लिया, अब गुणा पर समझते हैं। जब भी हम लोग दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर देंगे तो देखते हैं हम लोग को परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो परिमेय संख्याएं ले लिया, अब इनका हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, गुणा कर देंगे तो हम लोग को एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में, तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने पर 4 दूना 8, यहाँ पे 5 3 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे चलिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ऋण 8 बटा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे अंश में क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, हर में भी एक धनात्मक पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पर भी एक ऋणात्मक संख्या है, ऋण में ऋण का गुणा होगा, एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा, अंश में 24 मिला और 11 5 55 मिला। अंश और हर में दो धनात्मक पूर्णांक लिखे गए हैं, तो ये जो लिखी गई है ना, ये संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल किया जा रहा है ना, तो गुणनफल के बाद भी आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणा के अंतर्गत संवृत्त है ना, गुणा के अंतर्गत भी संवृत्त है, मतलब संवृत्त गुण यहाँ पर गुणा पर लागू हो रहा है, ठीक है। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए ए और बी के लिए ए गुणते बी भी एक परिमेय संख्या है ना, ए गुणते बी भी एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। किन्हीं कोई भी दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, यदि उनका हम लोग गुणा कर देंगे तो गुणनफल भी हम लोग को परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो संवृत्त जो गुण है वो गुणा पर लागू हो रहा है। अब चलिए हम लोग भाग पर सीखते हैं। दो परिमेय संख्याएं ले लिया, इनके बीच में भाग का चिन्ह है, भाग करने पर हम लोग को देखते हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भाग दे लेते हैं। ऋण 5 बटा यहाँ पे 3 है, भागा 2 बटा 5 है। चलिए यहाँ पे ऋण 5 बटा 3 लिख देते हैं। यहाँ पे भाग को चिन्ह को गुणा बदलने के लिए हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, इसका आपको क्या कर देना है, गुणा है तो इसका भाग का चिन्ह कर दीजिए और जो भी संख्या उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 2 बटा 5 है तो इसको 5 बटा 2 लिख दीजिए, ठीक है। और सिंपल इसका गुणा कर लीजिए, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक ऋणात्मक संख्या यहाँ पर धनात्मक संख्या है, गुणा कर देंगे तो आप गुणनफल एक ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा और हर में यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 5 25 और 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पर गुणनफल आपको यह प्राप्त हुआ। यहाँ पे गुणनफल या भागफल इसे बोल सकते हैं, इसके सापेक्ष आपको भागफल बोलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ये संख्या अंश में थी या हर में थी, हमने भाग दिया तो भागफल हमें कितना प्राप्त हुआ, ऋण यहाँ पे 25 और बटा यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ, है ना। जो कि अंश में क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, हर में एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 बटा 7 है, भागे 5 बटा 3 है। 2 बटा 7 को इसी प्रकार से रहने दीजिए और भाग का चिन्ह को गुणा बदल दीजिए और जो भी परिमेय संख्या उसका व्युत्क्रम आप कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 5, है ना। इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, अंश का अंश में गुणा कर दिया, हर कार में, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्राप्त हुआ, इसको लिख दीजिए 6 बटा
35 हमने नोट कर दिया। तो यहाँ पे अंश में भी धनात्मक पूर्णांक है, हर में भी धनात्मक पूर्णांक है। तो जो यहाँ पर संख्या मिली ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जब 1/8 हमने ले लिया, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या में हमने भाग दे दिया 0 से। 0 भी चूंकि आपका एक परिमेय संख्या ही है, यहाँ पे 0 से हम लोग जब भाग दे देंगे, कोई भी संख्या रहेगा अंश में यदि आप 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आपको प्राप्त होने लगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपरिभाषित प्राप्त होने लगा। तो यहाँ पर आपको एक परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई, लिख देते हैं परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब कोई परिमेय संख्या है, अंश में हमने लिखा और हर में यदि हम लोग 0 लिख रहे हैं, ठीक है, 0 से संबंधित हम लोग कोई परिमेय संख्या लिख रहे हैं, या फिर आप चाहें तो इसे 0/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जब हमने भाग दे दिया तो अपरिभाषित हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया हमने कि परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, परिमेय संख्या हमें नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्त होता तब यहाँ पे संवृत्त गुण लागू होता, लेकिन यहाँ पर भाग पर देख रहे हैं कि लागू नहीं हो रहा है। तो इसको हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या ए के लिए ए और भाग दे दिया गया 0 से, ठीक है। यहाँ पर यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या है और 0 भी। जब यहाँ पर भाग देंगे तो परिभाषित नहीं है, अर्थात परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, ठीक है। भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं मिला, जोड़ के भी अंतर्गत आपको संवृत्त मिला, और यहाँ पे व्यकलन के अंतर्गत भी और गुणा के अंतर्गत भी, लेकिन यहाँ पे भाग के अंतर्गत आपको संवृत्त नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब दो परिमेय संख्याओं में यदि भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पे भागफल आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। तथापि यदि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त है। यदि जाहिर सी बात है, यदि आप 0 को सम्मिलित नहीं करेंगे ना, इस नियम के अंतर्गत यदि आप शून्य को नहीं सम्मिलित करते, यदि शून्य को आप हटा देते हैं या स्किप कर देते हैं, यदि आप यहाँ पे शून्य को हटा देते तो जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप भाग देते हैं ना, तो आपको भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यद्यपि हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त हो जाएगा, जब यहाँ पे शून्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं पर हमने संवृत्त गुण समझ लिया है ना, जो कि योग पर लागू हुआ, और व्यकलन मतलब अंतर पर लागू हुआ, और गुणा पर लागू हुआ, और भाग पर लागू नहीं हो रहा था, है ना। यदि भाग पर लागू करना भी था तो आपको शून्य को सम्मिलित नहीं करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संवृत्त गुण को हमने समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते क्रम विनिमयता गुण को, ठीक है। यहाँ पे इस गुण, यह भी गुण कुल 4 संख्याओं पर लागू होगा, योग पर भी, अंतर पर भी, मतलब व्यकलन बोल देंगे इसको, और गुणा पर भी और भाग पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रम विनिमयता, यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि दो परिमेय संख्याएं दिया रहेगा, ठीक है, और उनका आपको क्रम बदलना रहेगा। क्रम बदलने पर यहाँ पर जोड़ पर भी देखेंगे कि यदि दो परिमेय संख्याएं, यदि आप उनका क्रम बदल दे रहे हैं तो योगफल बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यदि दो परिमेय संख्याएं आप व्यकलन कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं का यदि आप अंतर कर रहे हैं, यदि उनका आप क्रम बदल दे रहे हैं, ठीक है, क्रम बदल देंगे तो जो भी आपका अंतर रहेगा वो समान आएगा कि नहीं। यदि गुणनफल रहेगा तो भी आप क्रम बदलेंगे दो परिमेय संख्याओं का, तो यहाँ पे गुणनफल आपका समान आ रहा है कि नहीं। वहीं भागफल पर भी हम लोग चेक करेंगे, है ना, कि दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, यदि उनके अंतर्गत उनमें भाग देना रहेगा क्रम बदल कर, तो देखेंगे कि भागफल बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्रम बदलने के बाद। तो चलिए हम लोग पहले योग पर समझते हैं। यहाँ पर यही दो परिमेय संख्याएं ली गई हैं, यहाँ पे ऋण 2/3 है और यहाँ पे 5/7 है। देखिए यही परिमेय संख्या है, और बस यहाँ पे क्रम इसका बदल दिया गया है। यहाँ पर 5/7 को पहले हमने लिख दिया है और यहाँ पे ऋण 2/3 को हमने बाद में लिख दिया है, ठीक है। और इन दोनों का हम लोग योग करते हैं। योग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि योगफल हम लोग को समान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे ऋण 2/3 है और प्लस 5/7 है। इनका लसा हो जाएगा 7 21, हर में 21 हो जाएगा। इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, ऋण 14 आपको प्राप्त हुआ, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 5 15, 15 मिल जाएगा। चूँकि विपरीत चिन्ह है, अंतर हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक तो यही बचेगा, एक बटेगा, मतलब एक बचेगा, और एक बटा आपको 21 प्राप्त होगा, ठीक है, यही आपको प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, 1/21 हमें मिला। और यहाँ पर जब इसका हमने क्रम बदल दिया ना, 5/7 को पहले कर दिया, और प्लस, और यहाँ पे ऋण 2/3 है। चलिए इसको हम लोग यदि एलसीएम लेंगे तो 7 21 ही हो जाएगा। यहाँ पर लस 21 हो गया, यहाँ पे तिर्यक इनका गुणा कर दीजिए, क्योंकि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं था। यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे कोष्टक में ऋणात्मक संख्या है, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, 15 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही मिलेगा, और यहाँ पे 14 है, और हर में आपका 21 है। जब यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, घट जाएगा, अंतर हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान देखिए ही बचेगा। यहाँ पे 15 में से 14 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/21 आपको प्राप्त हुआ। हमने पाया कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर योग करने पर आपको योगफल जो है वो बराबर ही मिल रहा है, ठीक है। 1/21 यहाँ पर भी मिला,
1/21 आपको यहाँ पर भी मिला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पर मिला 1/21। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग नीचे लिख भी देते हैं कि यहाँ पे ऋण 2/3 था और प्लस इसमें 5 हमने 7 किया, बराबर ये भी 5/7 प्लस कोष्टक में ऋण 2/3। तभी भी हम लोग को दोनों प्रकार से योगफल हमें कितना 1/21 ही प्राप्त हुआ। हम पाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है ना। यहाँ पे क्रम विनिमय गुण योग पर लागू हो रहा है। क्रम बदलकर हम लोग दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तभी भी हम लोग को योगफल बराबर ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए a + b बराबर b + a होगा। कोई भी दो परिमेय संख्याओं को आप योग करेंगे ना, क्रम बदलकर यहाँ पर a + b किया गया है और यहाँ पे b वाली संख्या को पहले कर दिया गया है ना। क्रम बदलकर योगफल करेंगे तभी भी योगफल आपको बराबर ही मिलेगा। यहाँ पर हमने हल करके भी दिखाया है ना। तो योग पर क्रम विनिमयता का नियम लागू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे व्यकलन पे अंतर पे हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना, घटाना पे। तो व्यकलन के लिए हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं लिख लिया है। अब इनका हम लोग अंतर करते हैं क्रम बदल के, ठीक है। यही दोनों परिमेय संख्याएं 2/3 यहाँ पर पहले है, 2/3 यहाँ पर बाद में। यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पर पहले हो गया है ना 5/4। और हम लोग देखते हैं कि अंतर इनका बराबर हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग अंतर करते हैं, 2/3 है और यहाँ पे अंतर कर देना है 5/4 का। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल ही हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पे तिरे गुणा कर दीजिए, 4 × 2 = 8 हो गया और 3 × 5 = 15। यहाँ पे ऋण 15 हो गया, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यही बचेगा, ठीक है। ऋण बचा, यहाँ पे 7 बचेगा, ऋण 7/12 प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे इसको हमने हल किया तब, ठीक है। यहाँ पर ऋण 7/12 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे क्रम बदल कर भी हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 5/4 है, ऋण 2/3 है। यहाँ पे एलसीएम तो यहाँ पे 4 × 3 = 12 ही हो जाएगा, तिरे गुणा कर दीजिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ऋण 4 × 2 = 8 हो गया। फिर यहाँ पे 15 में से यदि आप 8 घटा देंगे तो अब आपको 7 ही प्राप्त होगा, लेकिन धनात्मक का, ठीक है। धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ठीक है। 8 × 2 = 16 हो जाएगा, एक कम ही कर देंगे, आपको 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे 15 में से 8 घटाएंगे 7 मिलेगा, 7/12 मिला। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई थी, यहाँ पर आपको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है ना। तो यहाँ पे 7/12 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी दो परिमेय संख्याओं क्रम बदलकर हम लोग अंतर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अंतर हम लोग को बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे व्यकलन पर क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रम बदलकर हम लोग दो परिमेय संख्याओं का अंतर कर रहे हैं तो हम लोग को अंतर बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2/3, ऋण यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 5/4, ऋण 2/3। यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर घटाने पर आपको अंतर यहाँ पे बराबर नहीं मिला है, ठीक है। हमने ज्ञात करके भी आपको दिखाया, ठीक है। चलिए इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया। हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन क्रम विनिमय नहीं है, घटाने पर क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं होता। अतः व्यकलन परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं होता है ना। यहाँ पर एक प्रश्न तो हमने करके दिखाया और आप आगे और भी प्रश्नों को लेकर आप चेक कर सकते हैं ना। कोई और आप परिमेय संख्याओं को लेकर अंतर करेंगे ना क्रम बदल कर, तो देखेंगे तब भी आपका अंतर बराबर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे अतः व्यकलन परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं होता है ना, घटाने पर क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग गुणा पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो परिमेय संख्या हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याएं सेम है, ठीक है। यहाँ पे ऋण 7/3 यहाँ पर पहले है और यहाँ पे ऋण 7/3 बाद में है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाद में ऋण मतलब यहाँ पे 6/5 है, फिर यहाँ पर पहले कर दिया गया है 6/5 को। तो क्रम बदल कर हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, देखते हैं हम लोग को जो भी दोनों प्रकार से गुणनफल मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक संख्या मिलेगा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। यहाँ पे 7 × 6 = 42 है, 6 × 7 है, आपको 42 मिलेगा अंश में, है ना। यहाँ पे 3 × 5 = 15, हर में मिला 15। अंश और हर 3 से विभाजित है, आप चाहें तो विभाजित भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या रहेगी, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, है ना। यहाँ पे 3 × 5 = 15, अंश और हर को हमने 3 से विभाजित कर दिया। यहाँ पर भी गुणा करते हैं, यहाँ पे धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे अंश का गुणा कर देते हैं, 6 × 7 = 42 हो गया अंश में, 5 × 3 = 15 हो गया हर में। अंश और हर क्या है, 3 से विभाजित है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या तो रहेगी, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और यहाँ पे 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि गुणनफल जब भी दो परिमेय संख्याओं का हम लोग क्रम बदल कर भी गुणनफल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे गुणनफल आपको बराबर ही प्राप्त हो रहा है ना। ऋण 14/5 यहाँ पर भी प्राप्त हुआ, ऋण 14/5 आपको यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है ना। तो जो क्रम विनिमय का गुण है वो गुणन पर लागू हो रहा है, गुणा पर, ठीक है। अब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को लेकर आप गुणा करके क्रम बदल कर गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। गुणनफल आपको बराबर ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 7/3 गुणते यहाँ पे 6/5 बराबर मिला 6/5 गुणते ऋण
7/3 है ना, क्रम बदल कर हमने गुणा किया तो गुणनफल हम लोग देख रहे थे कि बराबर आ रहा था। हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है व्यापक रूप से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए ए गुणते बी बराबर बी गुणते होता है। कोई भी दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, यदि हम लोग उनका क्रम बदल कर यहाँ पे ए गुणते बी कर दिया गया है, बी गुणते ए किया गया है ना, तभी भी दोनों प्रकार से गुणनफल आपको बराबर ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने गुणन के लिए लिख दिया है ना। क्रम विनिमय का जो गुण है वह गुणन पर लागू होता है, मतलब गुणा पर लागू होता है। ठीक है, क्रम बदल कर दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर देंगे तभी आपको गुणनफल बराबर ही प्राप्त होगा। चलिए हम लोग भाग पर चेक कर लेते हैं। एक परिमेय संख्या ऋण 5/4 है और दूसरी परिमेय संख्या 3/7 है ना। इनको आपको भाग देना है। यहाँ पर क्रम बदल दिया गया है ना, इस परिमेय संख्या को पहले लिख दिया गया है, अब इसको यहाँ पर बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग भागफल देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ऋण 5/4 है और भागा का चिन्ह है, इसको हम लोग गुणा बदल देते हैं ना, तो जो भी संख्या रहेगी उसका आप व्युत्क्रम कर देंगे है ना। परिमेय संख्या का आप व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ पे 7/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। ये एक धनात्मक, ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगा। यहाँ पे 7×5 = 35 हो जाएगा और यहाँ पे 4×3 = 12। ठीक है, यही आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको ऋण 35/12 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर 3/7 हो जाएगा और भागा के चिन्ह को गुणा बदल देंगे, जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम कर देंगे। 4 यहाँ पे ऋण 5 हो गया। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। और यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक की परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गया ना। धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, एक ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त हो गया ना। और यहाँ पे 3×4 = 12 हो जाएगा है ना। 3×4 = 12, यहाँ पे 7×5 = 35 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं बराबर परिमेय संख्या आपको नहीं प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर आपको ऋण 12/35 प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर जब भी दो परिमेय संख्याओं को हम लोग क्रम बदल कर भाग दे रहे हैं ना, तो हम लोग को भागफल बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 5/4 भागा 3/7 था और यहाँ पे 3/7 भागा ऋण 5/4 था है ना। भागफल हम लोग को बराबर नहीं प्राप्त हो रहा था। हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, मतलब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग क्रम बदल कर भाग देंगे तो भागफल हम लोग को बराबर नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अतः भाग परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भाग जो होता है परिमेय संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा नियम को समझते हैं, साहचर्यता। साहचर्यता या सहचारित, इसमें क्या करेगा ना कि आपको 3 परिमेय संख्याएं दे देगा और उनको उनमें से आप ना किन्हीं दो को साथ में लेकर आप हल कर सकते हैं। तो ये एक बार योग के लिए हम लोग पढ़ेंगे, फिर व्यकलन, यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग सबके लिए हम लोग पढ़ेंगे है ना। इसमें 3 परिमेय संख्याएं साथ में रहेंगी। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे गुणा भाग, इन सब के लिए आपको पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने पीछे संवृत और क्रम विनिमय के लिए पढ़ा था, इसी प्रकार से आचार्य गुण को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर योग पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं हैं, अब योग पर हम लोग पढ़ेंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो कुल 3 परिमेय संख्याएं यही है और इन्हीं परिमेय संख्याओं को यहाँ पर नीचे भी हमने नोट कर दिया। यहाँ पर पहले हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और यहाँ पर पहले हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़कर हम लोग देखते हैं कि योगफल हम लोग को बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे ऋण 2/3 है और प्लस यहाँ पे 3/5 है और प्लस यहाँ पे ऋण 5/6 है। ठीक है, और चलिए हम लोग इसको हल करते हैं ना। पहले हम लोग इसी को हल करते हैं कोष्टक को। तो प्लस यहाँ पे है ऋण 2/3 को हम लोग इसी प्रकार से रहने देते हैं और यहाँ पर लसा आपका हो जाएगा, यहाँ पे 6×5 = 30, कुछ भी इनमें उभयनिष्ठ नहीं था तो इनका गुणनफल ही लसा हो गया। अब 6 यहाँ पे 18 हो जाएगा, 6 18 हो गया और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर दीजिए, एक ऋणात्मक चिन्ह ही आपको प्राप्त होगा है ना। यहाँ पे 5×5 = 25। ठीक है, चलिए कोष्टक हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो बाद में भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्लस करके यहाँ पे कोष्टक में करके लिख लेते हैं और फिर बाद में आप गुणा कर देते हैं। हालांकि फिर बाद में भी गुणा करेंगे तो आपको ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे ऋण 2/3 हो गया और प्लस यहाँ पे हम लोग अंतर कर देते हैं। अंतर कर देंगे यहाँ पे तो आपको 7 प्राप्त होगा। ठीक है, 25 में से 18 घटा देंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको 7 मिलेगा, वो भी ऋणात्मक का है ना, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है। तो ऋण यहाँ पे 7/30 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहीं आपको मिला। चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 2/3 और धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। यहाँ पे 7/30 आपको प्राप्त हुआ और यहाँ पर आपको लसा 3 और 30 का लसा लेंगे, लघुत्तम समापवर्त आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से यहाँ पे 30 में भाग देंगे, 10 बार भाग चला जाएगा, 10 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 10 दूना आपको 20 मिलेगा ऋण। यहाँ पे 30 में 30 से भाग दे देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा और 1 का यहाँ पर अंश में गुणा कर देंगे, 7 के साथ जब 1 में गुणा कर देंगे तो 7 ही मिलेगा। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दोनों का चिन्ह ऋणात्मक ही आपस में जुड़ जाएगा, आपको ऋण यहाँ पे 27 प्राप्त हो जाएगा।
और हर में आपको 30 मिलेगा। आंसर और 3 से विभाजित है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 3 9 27 हो जाएगा और 3 10 में 30। आपको ऋण 9 बटा आपको 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले के लिए आपको ऋण 9 बटा 10 प्राप्त हुआ। अब चलिए यही तीनों परिमेय संख्या है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम लोग हल करेंगे, है ना। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 2 बटा 3 और प्लस यहाँ पे 3 बटा 5, इन दोनों को हम लोग पहले हल करेंगे, है ना। फिर हम लोग इसमें ऋण 5 बटा 6 को हम लोग बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लसन लेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 15 लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। और यहाँ पर तिरे गुणा कर दीजिए क्योंकि कुछ भी वनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है, ऋण 10 हो गया और प्लस 3 3 9 और यहाँ पर कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस यहाँ पे ऋण 5 बटा 6 है। और यहाँ पे विपरीत चिन्ह अंतर हो जाएगा, ऋण 1 बटा आपको 15 प्राप्त हुआ और प्लस यहाँ पे ऋण 5 बटा 6 मिला। अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं 30। यहाँ पे 15 से 30 में भाग देंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार भाग चला जाएगा, 2 का अंश में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, और कोष्टक में करके लिख देते हैं। यहाँ पे 6 5 है 30, 5 बार भाग चला जाएगा, 5 का अंश में गुणा कर दीजिए, 5 5 है 25, ऋण 25 आपको प्राप्त हुआ है ना। और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 2, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक की संख्या मिलेगी और यहाँ पर आपको 25 मिलेगा। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा और 25 तो है ही, और हर में 30 है और दोनों ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको ऋण 27 मिलेगा और हर में आपको 30 मिलेगा। 25 26 27 हो जाएगा, ऋण 27 मिला, हर में 30 हो गया। आंसर और क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 और 3 10 में 30। यहाँ पर भी आपको ऋण 9 बटा 10 ही प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी आपको ऋण 9 बटा 10 ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 9 बटा 10 और यहाँ पर भी ऋण 9 बटा 10। तो आपने देखा कि जब भी 3 परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे थे ना, जब हम लोग 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, तो किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं ना, कि इन्हीं दो को हम लोग पहले लेकर जोड़ेंगे तभी भी हम लोग को योगफल जो रहेगा वो समान ही प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर एक बार हम नोट कर देते हैं, ऋण 2 बटा 3 है प्लस यहाँ पे 3 बटा 5 और प्लस यहाँ पे ऋण 5 बटा 6, कोष्टक बंद, बराबर आपको ऋण 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 5 और यहाँ पे कोष्टक बंद और प्लस ऋण 5 बटा 6। ठीक है, और दोनों प्रकार से हमने जोड़ा तो आपको योगफल यही प्राप्त हुआ, ऋण 9 बटा आपको 10 ही प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी 3 परिमेय संख्याएं रहेंगी उसको हम लोग क्रम बदल कर जोड़ सकते हैं, यही साक्षरता गुण है। यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं थी, तीनों परिमेय संख्याओं को हम लोग क्रम बदल कर इन्हीं दो को साथ में हम लोग पहले जोड़ सकते हैं ना, तभी भी आपका योगफल बराबर आएगा, है ना, समान ही आएगा। तो यहाँ पर जो साक्षरता गुण है ये योग पर लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने आगे लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है ना। योग क्या है, साहचर्य है, अर्थात कि इन्हीं 3 परिमेय संख्याओं ए बी और सी के लिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी प्लस सी को यहाँ पर पहले जोड़ा गया है, फिर बाद में हम लोग ए को जोड़ देंगे, या ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, है ना। पहले आप इन दोनों परिमेय संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं या फिर पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं ना, और जो भी फिर तीसरी परिमेय संख्या बची रहेगी उसको आप जोड़ देंगे, तो दोनों प्रकार से आपको योगफल बराबर ही प्राप्त होगा। तो जो साहचर्य गुण है वह योग पर लागू हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग समझ लेते हैं व्याकलन पे, है ना। घटाने पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पे 3 परिमेय संख्या हमने लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 3 परिमेय संख्या लिख दिया, है ना। तीनों यहाँ पर समान ही परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहले हम लोग इसको इन दोनों को हल करेंगे और यहाँ पर पहले हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, है ना। तो हल करके हम लोग देखते हैं कि जो अंतर है वो बराबर हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। चलिए यही परिमेय संख्या आपको लिख दी गई है, ऋण 2 बटा 3 और ऋण है यहाँ पे सब में, यहाँ पे परिमेय संख्या 3 ही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इनके बीच में क्या है, हम लोग को अंतर में व्याकलन में हम लोग को घटाने का चिन्ह लगाना है ना, तो घटाने का हमने चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर पहले बड़ा कोष्टक हमने लगाया है ना, तो पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम लोग अंतर करते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या ऋण 2 बटा 3 है, एक परिमेय संख्या ऋण 4 बटा 5 है और एक संख्या परिमेय संख्या 1 बटा 2 है। ठीक है, और इन सब के यहाँ पर बीच में अंतर है, एक यह और एक यहाँ पर। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ऋण 2 बटा 3 को इसी प्रकार से देते हैं ऋण कोष्टक में, इन दोनों गुणनफल ही लसा हो जाएगा, 5 दूना 10 ही लसा हो जाएगा। अब यहाँ पर तिरे गुणा कर दीजिए, 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा और चूँकि संख्या ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। और यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको 5 ही प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। चलिए कोष्टक को हम लोग बंद कर देते हैं, ऋण 2 बटा 3 ऋण, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्या है आपस में जुड़ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक में ऋण 13 लिख देते हैं और हर में 10 हो गया। ठीक है, और ऋण में ऋण का गुणा होकर आपको एक धनात्मक की संख्या प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको ही पहले हल कर देते हैं, इनका लसा हो जाएगा 10 और 3 का 30 लसा हो जाएगा। और यहाँ पे तिरे गुणा कर दीजिए, 10 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, ऋण 20 आपको मिलेगा। ठीक है, ऋण, और यहाँ पर 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 13 3 39 आपको मिल जाएगा,
जो कि ऋण 39 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऋण 20 है, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी और 39 मिला और हर में आपको 30 मिला। यहाँ पे चूंकि चिन्ह विपरीत है, अंतर हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा। यहाँ पे 39 में से यहाँ पे 20 को घटा देंगे तो आपको 19 प्राप्त हो जाएगा, धन 19 बचेगा और हर में आपको 30 मिलेगा, है ना। इसको हल करने पर हम लोग को 19/30 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, यही प्राप्त हुआ। यहाँ पर 19/30 आपको प्राप्त हुआ जब इन दोनों को लेकर हमने पहले हल किया तब। अब चलिए इन दोनों को हम लोग पहले हल करते हैं। ऋण 2/3 और ऋण और कोष्टक के अंदर ऋण 4/5 है। चलिए इसको हम लोग हल कर देते हैं और बाद में हम लोग फिर अंतर कर देंगे 1/2 का। चलिए यहाँ पर लस्सा आपका हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जब चिन्ह रहता है ना तो इनका आप गुणा भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ऋण में का गुणा कर देंगे तो धनात्मक चिन्ह ही आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग साथ में ही हल करेंगे। यहाँ पर 3 और 5 का लस्सा 15 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 5 का इसमें गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, ऋण 10 मिलेगा, ऋण का चिन्ह बाहर है और एक ऋण अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बना देते हैं इसी प्रकार से, और 3 चौका 12। ठीक है, यहाँ पर 12 हो गया, कोष्टक हम लोग बंद कर देते हैं और ऋण 1/2। यहाँ पे ऋण 10 हो जाएगा, ऋण यहाँ पे ऋण का गुणा होके एक धनात्मक का आपको चिन्ह मिलेगा। यहाँ पे ऋण का गुणा करके धन हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो गया और हर में 15 है। ऋण 1/2 को इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। विपरीत चिन्ह अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 2/15। ऋण 1/2, इनका आप एलसीएम ले लेंगे, लसा तो आपको 15 दूना 30 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 2 दूना 4 हो जाएगा। ऋण 15 के 1 में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर यह 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है और एक ऋणात्मक चिन्ह है, विपरीत चिन्ह अंतर हो जाएगा, अंतर कर दीजिए। यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक यहीं बचेगा, है ना। जब 15 में से 4 आप घटा देंगे तो आपको 11 मिलेगा, ऋण 11/30 मिला, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 परिमेय संख्याओं को हमने क्रम बदल कर अंतर किया ना, तो यहाँ पर ऋण 11/30 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर दोनों आपको बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन पर साचर्य गुण पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 परिमेय संख्याओं को हमने लिया तो किन्हीं 2 को यदि साथ में लेकर अंतर कर रहे हैं तो इस प्रकार से जो भी आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है ना, यह बराबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले इन दोनों को लेकर हल किया गया और यहाँ पर पहले इन दोनों को लेकर हल किया गया, तो यहाँ पर अंतर अलग अलग आ रहा था। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं ऋण 2/3, ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 4/5 है और ऋण 1/2 है, और यह ऋण 2/3 माइनस ऋण 4/5 ऋण 1/2, ये आपस में इनका अंतर हमने किया तो यहाँ पर आपको बराबर नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए हमने इसको काट दिया। ठीक है, बराबर नहीं है। हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन साचर्य नहीं है, यहाँ पर व्यकलन पर परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन पर साचर्य गुण लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, यह हो गया। चलिए इस पर हमने पढ़ लिया, अब गुणन पर पढ़ते हैं। 3 परिमेय संख्याओं ने ले लिया, यहाँ पर तीनों परिमेय संख्या यहाँ पर भी सेम ही है। पहले हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, एक बार हल करेंगे तो इन दोनों को साथ मिलेगा और एक बार हल करेंगे तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम लोग साथ में। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक बार, 7/3 है गुणते 5/4 है गुणते 2/9 है, यही है परिमेय संख्या। चलिए तो यहाँ पे ऋण 7/3 को इसी प्रकार से देते हैं। यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, अंश में गुणा कर दिया, यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, 9 चौका 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुणा हमने कर दिया, अंश और चूँकि 2 से विभाजित है, आप चाहें तो 2 से विभाजित भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग विभाजित कर देते हैं। ऋण 7/3 है, यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, यह इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, एक बार भाग चला जाएगा, 2 8 16, यह 18 हो गया। और चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे 7 5 35 मिलेगा अंश में, यहाँ पे 18 3 54 हो जाएगा, 18 3 आपको 54 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह गुणनफल प्राप्त हुआ। चलिए अब हम लोग इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे ऋण 7/3 हो गया, गुणते यहाँ पर 5/4। अब इन दोनों को हम लोग पहले हल करेंगे। ठीक है, फिर गुणते 2/9 को हम लोग बाद में हल कर देंगे। ठीक, गुणा कर देंगे, जो भी इनका गुणनफल आएगा इसमें हम लोग 2/9 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे 5 7 35 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4 3 12। ठीक है, यही आपको प्राप्त हुआ, अंश और यहाँ पर विभाजित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिंपल गुणा कर देते हैं। एक ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल यही मिलेगा। ठीक है, ऋणात्मक ही मिलेगा। ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको ऋणात्मक ही परिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 होगा, 35 दूना 70 हो गया। यहाँ पे 12 का 9 में गुणा कर देंगे तो 12 9 108 हो जाएगा। अंश और यहाँ 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग ले लेते हैं, ऋणात्मक तो परिमेय संख्या रहेगी,
यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर इसको आधा कर देगा, 35 कर देगा। चलिए यहाँ पर भी भाग देते हैं, तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहीं आपको प्राप्त होगा ऋण 35/54। यहाँ पर भी ऋण 35/54 ही आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो 3 परिमेय संख्याओं को हमने गुणनफल किया क्रम बदल कर, तभी भी हम लोग को गुणनफल बराबर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऋण 35/54 मिला, यहाँ पर भी आपको मिला था ऋण 35/54 ही प्राप्त हुआ था। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ऋण 7/3 गुणते 5/4 गुणते 2/9 इसके बराबर मिला ऋण 7/3 गुणते 5/4 और गुणते 2/9 के। ठीक है, जो कि आपको मिला था। दोनों प्रकार से हल करने पर ऋण 35/54 ही प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हम लिख दिया कि हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। 3 परिमेय संख्याओं का आप गुणा करेंगे क्रम बदल कर, तभी भी आपको गुणनफल बराबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्या है, साहचर्य। साहचर्य गुण इस पर लागू हो रहा है गुणा पे। ठीक है, अर्थात किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं ए, बी और सी के लिए ए गुणते बी गुणते सी बराबर ए गुणते बी गुणते सी है ना। यहाँ पर पहले बी गुणते सी किया गया, या फिर मतलब पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं गुणा कर दीजिए, या फिर पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं गुणा कर दीजिए, फिर भी आपको गुणनफल बराबर ही प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग भाग के लिए सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 परिमेय संख्याओं लिख दिया, यहाँ पर भी 3 परिमेय संख्याओं के बीच में भाग है, और हम लोग पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं का भाग देंगे, और फिर हम लोग पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं का भाग देंगे, और देखते हैं हम लोग भागफल बराबर आ रहा है कि नहीं। 1/2 को इसी प्रकार से नोट करते हैं। यहाँ पे ऋण 1/3 है, भाग का चिन्ह को हम लोग गुणा बदल देते हैं। भाग का चिन्ह गुणा बदलेगा तो जो भी संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 5/2 मिलेगा। ठीक है, 1/2 भागे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। यहाँ पर ऋणात्मक ही परिमेय संख्या आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, धनात्मक है। धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक ही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। 5 का 1 में गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 1/2 और भागा को चिन्ह को जब आप गुणा बदलेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 बटा आपको 5 मिलेगा, और संख्या ऋणात्मक तो रहेगी। अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में। तो यहाँ पर 5 का मतलब यहाँ पे 6 का 1 में गुणा कर देंगे, मतलब ऋण 6 मिलेगा, और यहाँ पे 5 दूना आपको 10 मिलेगा। ठीक है, अंश और हर क्या है 5, मतलब 2 सिवाय थे, 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10, यही आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे ऋण 3/5 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लोग हल करते हैं क्रम बदल के। यहाँ पर देखिए तीनों परिमेय संख्या यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी ऋण 1/3 है यहाँ पर भी, और यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है ना। और यहाँ पर बस हम लोग पहले इसको इन दोनों को हम लोगों ने भाग दिया, फिर इसमें भाग दिया, और फिर यहाँ पर हम लोग पहले इन दोनों को हल करते हैं। 1/2 है भागा ऋण 1/3 है, कोष्टक बंद, भागे 2/5 है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर पहले इन दोनों को हम लोग भाग देते हैं। 1/2 भाग को चिन्ह में गुणा बदल दीजिए, और जो भी संख्या है परिमेय संख्या लिखा गया उसका व्युत्क्रम आप कर दीजिए। ठीक है, ये सब हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक ही मिलेगा। 3/1 लिख दीजिए, 3/1 लिख दीजिए, या फिर 3 भी लिख सकते हैं सिंपल। यहाँ पर कोष्टक में भी बंद कर देते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक की परिमेय संख्या मिलेगा। 3 का 1 गुणा कर देंगे 3 ही हो जाएगा, 2 का 1 गुणा कर देंगे 2 ही मिलेगा, और यहाँ पर भागा 2/5 है अभी। चलिए इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 3/2, और यहाँ पे भागा के चिन्ह को गुणा बदलेंगे, जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका आप व्युत्क्रम कर देंगे, तो यहाँ पे 5/2 मिल जाएगा। अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा कर देंगे, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या मिलेगी, 5 3 15 मिलेगा, और 2 दूना 4 आपको प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको हल किया ना, तो गुणनफल आपको ऋण आपको 15/4 प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं दोनों प्रकार से, मतलब क्रम बदल कर 3 परिमेय संख्याएं, यदि उनका हम लोग क्रम बदल कर भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर भागफल आपको बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको, 1/2 भागे ऋण 1/3 भागे 2/5, और यहाँ पे बराबर आपको नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, किसके नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमने क्रम बदला था। 1/2 भागे ऋण 1/3 भागे 2/5। तो यहाँ पर 3 परिमेय संख्याओं के लिए हमने भाग दिया और क्रम बदल कर भाग दिया, तो देख रहे थे कि हम लोग को भागफल बराबर नहीं हो रहा था। तो हम पाते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। ठीक है, साहचर्य गुण भाग पर लागू नहीं होता। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब चौथा हम लोग समझते हैं नियम। यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए शून्य की भूमिका हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या, यहाँ पर 0 जोड़ा जा रहा है ना, तो यदि कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, यदि उसमें आप शून्य जोड़ेंगे ना, तो वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, स्वयं वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी।
या फिर आप लिख सकते हैं दी गई संख्या जो था वही प्राप्त होगा। यदि कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, यदि उसमें आप शून्य जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 4/5 में 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और चलिए यहाँ पर 4/5 है, क्रम बदल कर भी जोड़कर देख लीजिए, है ना। क्रम बदल कर यहाँ पर जोड़ेंगे तभी भी यहाँ पर आपको 4/5 ही प्राप्त होगा, स्वयं वही संख्या आपको प्राप्त हो रही है ना, जो यहाँ पर पहले संख्या थी वही आपको प्राप्त हो रही है। यदि ऋण 8 यहाँ पे 7 भी हमने लिया, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो आपको वही परिमेय संख्या मिलेगा, ऋण 8/7 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिया, हम पाते हैं कि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर दी गई परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जो दी गई परिमेय संख्या थी वही आपको प्राप्त हो जाएगी जब उसमें आप 0 जोड़ेंगे तब। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है ना। शून्य क्या कहलाता है? परिमेय संख्याओं के लिए एक तत्समक कहलाता है, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं डालता है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। परिमेय संख्या ए के लिए यहाँ पे a + 0 बराबर यहाँ पे 0 + a करेंगे तभी भी आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे क्रम बदल कर जोड़ेंगे तभी भी, है ना। और देखिए सिर्फ हम लोगों ने 0 पर पढ़ा है ना, यहाँ पे योज्य तत्समक होता है, बाकी यहाँ पे अंतर का तत्समक नहीं प्राप्त होगा, है ना। यदि अंतर कर देंगे, यदि मान लेते हैं, देखिए यदि यहीं 0 है ना, यहीं 0 है ना, ये अंतर के लिए लागू नहीं हो सकता, है ना। देखिए यहाँ पर हमने, चलिए 4/5 ही लिख देते हैं, यहाँ पे 4/5 लिख दिया। एक 0 परिमेय संख्या है और एक यहाँ पर ये है 4/5 है, जो शून्य है ना, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर यदि आप इनका अंतर कर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्रम बदलने पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्रम इसका बदल देते हैं, तो यहाँ पे 0 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे 4/5 लिख देते हैं ना। यहीं 2 परिमेय संख्या हमने लिया हुआ है, एक हमने शून्य को लिया, एक 4/5 को लिया हुआ है ना, अंतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप क्रम बदल देंगे इनका ना, तो देखेंगे कि यहाँ पे इनका अंतर व्यकलन बराबर नहीं आपको प्राप्त होगा। यह दोनों प्रकार से लागू होना चाहिए, जैसे योग पर दोनों प्रकार से लागू हो रहा है, या फिर 0 को पहले जोड़ें या बाद में जोड़ें, फिर भी आपको योगफल बराबर ही प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अंतर पे नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या आपको प्राप्त होगा? बाएं पक्ष में आपको ऋण 4/5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस देखिए परिमेय संख्या यही दोनों है, एक 0 है और एक यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोगों ने क्रम बदल दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऋण 4/5 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 0 है तो इसको हटा दीजिए, आपको 4/5 प्राप्त हुआ, है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है ना। और साथ ही साथ यदि 0 के साथ यदि कोई संख्या रहेगा ना, परिमेय संख्या रहेगा, उसके साथ हम लोग गुणा कर देंगे ना। मान लेते हैं यहाँ पे 4/5 ही है, इसको हम लोग जब 0 के साथ गुणा कर देंगे, कोई परिमेय संख्या रहेगा तो आपको गुणनफल कितना प्राप्त होने लगेगा? 0 प्राप्त होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी परिमेय संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। कोई शून्य परिमेय संख्या है मतलब शून्य है, और शून्य में फिर शून्य का गुणा कर देंगे तो अपरिभाषित आने लगेगा। फिलहाल में हम लोग को यहाँ पे जो शून्य की भूमिका है ना, वो हम लोग को योग पर ही समझना है। ठीक है, आप इसको याद में रखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने 0 के साथ करके दिखाया आपको, यहाँ पर व्यकलन पर यह लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, साथ साथ गुणा करेंगे कोई परिमेय संख्या का, तो यहाँ पे गुणनफल आपको शून्य प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, और भाग के साथ रहेगा, तो यदि कोई परिमेय संख्या है, हर में यदि 0 आ गया तो अपरिभाषित आने लगेगा। यदि अंश में 0 है और कोई नीचे हर में परिमेय संख्या है जो कि 0 नहीं है, यदि हर में आप भाग देंगे तो भागफल आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी आप यहाँ पे बस योग का आप याद में रखेंगे, है ना, कि योज्य तत्समक शून्य होता है परिमेय संख्याओं के लिए। चलिए यहाँ पे शून्य की भूमिका हमने पढ़ लिया। अब 5वां हम लोग नियम पढ़ते हैं, एक की भूमिका। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आप गुणा पर ही पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्या लिख देगा, यदि एक का उसमें आप गुणा कर देंगे ना, तो स्वयं दी गई जो संख्या है वही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 5 बटा आपको 3 ही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ऋण 8/9 है, इसमें यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको वही संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, जो दी गई संख्या है वही दी गई परिमेय संख्या है, यहाँ पर भी आपको प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी परिमेय संख्या के साथ 1 का गुणा करते हैं तो आप उसी परिमेय संख्या को गुणनफल के रूप में पाते हैं। किसी परिमेय संख्या ए के लिए यहाँ पर ये कोई परिमेय संख्या है, आप क्रम बदल कर भी चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रम बदल कर गुणा किया गया ना, यहाँ पे ये कोई परिमेय संख्या है, इसमें 1 का गुणा कर देंगे या 1 गुणते ए करेंगे तभी भी आप गुणनफल ए ही प्राप्त होगा, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे जो 1 का यहाँ पे गुणनफल फिर ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि कोई परिमेय संख्या रहेगा, 1 में 1 यदि उसमें आप जोड़ेंगे तो कुछ और मान आपको प्राप्त हो जाएगा, यदि 1 से उसमें भाग देंगे तो कुछ और आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों प्रकार से समान होना चाहिए। यदि भाग पर यही पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर बीच में भाग का चिन्ह आ जाता है, तो यहाँ पर भागफल आपको बराबर नहीं प्राप्त होता है ना। मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है और उसमें 1 से भाग देते तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती, भागफल वही परिमेय संख्या मिलता। लेकिन जब उसका आप व्युत्क्रम करते हैं तो मान आपका जो भी परिमेय संख्या रहता है वो व्युत्क्रम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, तो भाग पर नहीं पढ़ना है आपको, बस सिंपल ये समझ लीजिए कि कोई परिमेय संख्या रहेगा, यदि 1 में उसके साथ गुणा करेंगे तो जो दी गई परिमेय संख्या है वही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस नियम को आप याद में रखेंगे। हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, गुणात्मक तत्समक परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है? वह 1 होता है, जो कि दी गई संख्याओं में मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यदि कोई परिमेय संख्या दिया गया रहेगा, उसमें यदि 1 से गुणा कर देंगे तो जो दी गई परिमेय संख्या रहेगी वही प्राप्त हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है?
1 होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और एक हम लोग नियम पढ़ लेते हैं यहाँ पे छठा नियम है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या आपको दे देगा, है ना, इनका योग करना रहेगा और बाहर एक परिमेय संख्या है जो कि गुणा के रूप में है, ठीक है। इन दोनों का जो भी कोष्टक के अंदर रहेंगी ये योग में रहेंगी और बाहर जो भी परिमेय संख्या रहेगी वो गुणा के रूप में रहेगी, है ना। यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन, यहाँ पे गुणन की योग पर वितरता, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे तो जो भी आपको हल करने पर प्राप्त होगा वहीं इस प्रकार से भी प्राप्त होगा। यहाँ पे जो ऋण जो बाहर परिमेय संख्या लिखी गई है ना, इसका यहाँ पर पहले पद और दूसरे पद में गुणा कर दीजिए। यहाँ पर ऋण 4/3, यहाँ पे ऋण 3/4 का यहाँ पे 2/3 के साथ गुणा कर दिया गया और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे फिर ऋण 3/4 का, फिर यहाँ पे ऋण 5/6 के साथ यहाँ पर गुणा कर दिया गया, है ना। जो ऋण 3/4 संख्या है यहाँ पे पहले पद के साथ भी गुणा कर दिया गया और यहाँ पे दूसरे पद के साथ भी गुणा कर दिया गया, है ना। और इस प्रकार से भी आप यहाँ पर योग समझ लीजिए, योग करेंगे या फिर यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा वह आपको बराबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है ऋण 3/4 गुणित यहाँ पे 2/3 है और प्लस ऋण 5/6 है, कोष्टक बंद। पहले यहाँ पर आपको इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 3/4 हो जाएगा गुणित यहाँ पे इनका लस 6 ही हो जाएगा, 3 और 6 का लस लघुत्तम समापवर्त क्या मिलेगा, आपको 6 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे 3 दूना 6, 2 बार भाग चला जाएगा तो 2 का अंश में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पे 6 में 6 से भाग देंगे, एक बार विभाजित हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपको 5 ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग और हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ऋण 3/4 और गुणित तो यहाँ पे 4 कोष्टक में ही करके हल कर देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक मिल जाएगा, ऋण 5 और बटा यहाँ पर 6 है। चलिए इसको और हल करते हैं, ऋण 3/4 और यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, अंतर हो जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है तो आपको ऋण 1 प्राप्त होगा और हर में आपको 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 मिलेगा और ऋणात्मक वाली संख्या का मान अधिक था, है ना, इसी का संख्यात्मक मान अधिक है तो यही चिन्ह लग गया, ऋण 1 आपको मिला, ऋण 1/6। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या, यहाँ पर भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की परिमेय संख्या मिलेगा, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौका 24 हो जाएगा। तो अंश और 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 8 24, 1 आपको 8 प्राप्त हुआ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर पहले जोड़कर फिर गुणा किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऋण 3/4 है, इसका पहले पद में और दूसरे पद में साथ में गुणा कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऋण 3/4 का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर दिया गया है और फिर यहाँ पर दूसरे पद में, ठीक है, ऋण 5/6 के साथ और बीच में प्लस का चिन्ह है। सिंपल हम लोग इसको हल कर देते हैं, गुणते ऋण 3/4 गुणते 2/3 प्लस ऋण 3/4 है गुणते ऋण 5/6 है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर अंश में हो जाएगा, गुणा ही कर लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऋण 6 आपको मिलेगा, ऋणात्मक और धनात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 3 12 मिलेगा और प्लस यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर फिर 3 5 15, अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं, हर का हर में, 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौका 24 आपको मिलेगा। यहाँ पे अंश और 3 से विभाजित है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 3 दूना, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 चौका 12 प्लस यहाँ पर भी 3 से अंश और विभाजित है, यहाँ पे 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा। अंश और क्या है, 3 से हमने भाग दे दिया। यहाँ पर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो यहाँ पर 8 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से यहाँ पर 8 में भाग देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 2 का यहाँ पर अंश में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 तो ऋण 4 मिलेगा, प्लस 8 से 8 में विभाजित हो जाएगा, एक ही बार में 1 का यहाँ पर 5 में गुणा कर देंगे तो आपको 5 ही मिल जाएगा। यहाँ पे चूंकि विपरीत चिन्ह है, अंतर हो जाएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर 5 में से 4 घटा देंगे तो आपको 1 मिलेगा और हर में आपको 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करने पर आपको 1/8 प्राप्त हो रहा था और यहाँ पर भी हल करने पर आपको 1/8 ही प्राप्त हुआ। लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1/8 मिला और यहाँ पर भी 1/8 मिला, है ना। यहाँ पर इसको हम लोग एक लाइन में इसको नोट कर देते हैं, ऋण 3/4 गुणते कोष्टक में 2/3 ऋण 5/6 कोष्टक बंद बराबर ऋण 3/4 गुणते 2/3 प्लस ऋण 3/4 गुणते ऋण 5/6। दोनों प्रकार से हल करने पर आपको हल कितना 1/8 ही प्राप्त हो रहा है। इसे ही कहते हैं परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। यहाँ पे योग एवं व्यकलन पर गुणन की वितरकता, इसके लिए आप इस प्रकार से याद रखेंगे, सभी परिमेय संख्याओं के लिए यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए,
ए, बी और सी के लिए। तीन परिमेय संख्याओं में यदि इस प्रकार से हैं, पहले योग में है, बी प्लस सी योग में है और बाहर ए है, तो इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं, या फिर इसका ए का यहाँ पे बी में गुणा कर दीजिए और ए का सी के साथ गुणा कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हल करेंगे, या फिर इस प्रकार से योगफल समझ लीजिए और इस प्रकार से गुणनफल समझ लीजिए। दोनों प्रकार से आपको बराबर ही प्राप्त होगा। यहाँ पर ऋणात्मक भी चिन्ह हो सकता है ना। योग के लिए भी हमने समझ लिया, यहाँ पर ये योग के लिए है और व्यकलन के लिए रहेगा तभी भी हो जाएगा। तीन परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं, यहाँ पे ए बाहर गुणा में है और बी ऋण सी है, तो यहाँ पे इनका अंतर करके गुणा कर दीजिए, या फिर ए का इसके साथ गुणा कर दीजिए बी के साथ, और यहाँ पे ए का सी के साथ गुणा कर दीजिए और फिर अंतर कर दीजिए, तभी भी दोनों प्रकार से आपको जो भी मान रहेगा आपको बराबर ही प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे योग एवं व्यकलन पर गुणन की वितरकता हमने सीख लिया। अब आगे हम लोग सातवां नियम समझ लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ना, कि दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, मतलब एक परिमेय संख्या और जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसका साथ में व्युत्क्रम के साथ गुणा किया जाएगा, तो गुणनफल हमेशा आपको एक ही प्राप्त होगा, है ना। अंश और हर से क्या हो जाएगा, देखिए अंश और हर में यहाँ पर 8 विभाजित हो जाएगा और 7 विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर जो 7/8 लिखा गया है इसका यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा गया है ना। यहाँ पे अंश और हर में संख्या लिखी गई है, जो हर यहाँ पर था यहाँ पर अंश हो गया, जो यहाँ पर अंश था यहाँ पर हर हो गया है। यहाँ पर आप गुणा भी कर देंगे तो भाग होकर एक ही प्राप्त हो जाएगा आपको। 8 7 56, यहाँ पे 7 8 56, यहाँ पे 7 8 56, 56 एक ही बार विभाजित हो गया, तो आपको एक प्राप्त हुआ गुणनफल। चलिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ऋण 9/16 है, यहाँ पे 16/9 है, तो यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। धनात्मक की संख्या अंश और हर से 16 विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे अंश और हर से 9 विभाजित हो जाएगा। आपको सिंबल क्या मिलेगा, गुणनफल आपको एक ही प्राप्त होगा। कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, यदि उसका प्रतिलोम मतलब उसका व्युत्क्रम से यदि आप गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल हमेशा एक ही प्राप्त होगा। जब किसी परिमेय संख्या का उसी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है तो गुणनफल एक प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं के इस गुण को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम आप ध्यान में रखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, कोई भी परिमेय संख्या लिखा रहेगा और साथ साथ उसी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा रहेगा। कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, यदि उसके आप व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा आपको एक ही प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार से यही कुल परिमेय संख्याओं से संबंधित नियम थे, सबको हमने समझ लिया। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, या फिर इसे गुण भी समझ सकते हैं, का नाम लिखे, है ना। गुणधर्म या गुण, कौन सा गुण लागू हो रहा है, इन तीनों प्रश्नों में आपको लिखना है। यहाँ पे परिमेय संख्या ऋण 4/5 है, यहाँ पे 1 का गुणा किया गया है और यहाँ पे क्रम बदलकर यही परिमेय संख्या ऋण 4/5 ही है और यहाँ पे क्रम बदलकर 1 का गुणा किया गया है और गुणनफल वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, एक की भूमिका में यही पढ़ा कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगी, यदि उसका क्रम बदलकर गुणा कर देंगे ना तो गुणनफल आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे एक कोई परिमेय संख्या है, यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे बाद में करें 1 का या फिर पहले करें, तभी भी आपको गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। और इसको कहते क्या है, गुणात्मक तत्समक कहते हैं ना। एक है वो परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। एक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी परिमेय संख्या रहेगा गुणनफल वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चाहे तो आप क्रम बदल कर भी गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है, ऋण 4/5 ही है और यहाँ पर क्रम बदल कर गुणा किया गया है ना, 1 के साथ गुणा किया गया और गुणनफल वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, ऋण 4/5। तो हम लोग लिख देते हैं एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। एक जो है यहाँ पर क्या है, यही नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। नियम कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक जो होता है क्या होता है, गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। यहाँ पर यह नियम लगा। यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न में देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न में आपको ऋण यहाँ पे 13/17 दे दिया गया है, एक परिमेय संख्या है, और गुणते ऋण 2/7 दे दिया गया है और फिर यहाँ पे ऋण 2/7 को लिखा गया है और गुणा किया गया है यहाँ पे ऋण 13/17 को। यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याएं सेम ही है। यहाँ पर ऋण 13/17 को यहाँ पर पहले लिखा गया है तो यहाँ पर बाद में लिख दिया गया है, और यहाँ पे ऋण 2/7 को बाद में लिखा गया है तो यहाँ पर पहले लिख दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्रम विनिमय का गुण लागू हो रहा है। हमें पता है कि दो परिमेय संख्याएं रहेंगी, यदि आप क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको बराबर ही प्राप्त होता है ना। तो उसे बोल देते हैं क्रम विनिमय गुण, ठीक है। यहाँ पे क्रम विनिमयता का गुण हम लोगों ने पढ़ा ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने गुणा में पढ़ा ना, यहाँ पे ऋण 7/3 है, गुणते यहाँ पे 6/5 का गुणा कर दिया गया तो गुणनफल आपको ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसी परिमेय संख्या को पहले कर दिया गया, इसको बाद में कर दिया गया, तभी भी आपको देख रहे हैं गुणनफल आपको सेमी प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे इस गुण को कहते क्या है, क्रम विनिमय गुण कहते हैं ना। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे जो गुणा पर क्रम विनिमय गुण लागू होता है ना, क्रम विनिमय गुण, इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेकेंड में, यह कौन सा नियम है, क्रम विनिमयता, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने समझा था, है ना, यही क्रम विनिमयता गुण था।
योग पर भी हमने समझा, व्याकरण पर भी, इन सबको हम लोगों ने पहले ही समझ लिया हुआ है। ठीक, क्रम विनिमयता गुण के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था, है ना। तो यहाँ पे क्रम विनिमयता गुण यहाँ पर गुणा पर लागू होता है। क्रम दो परिमेय संख्या रहेंगी, यदि क्रम बदल गुणा करेंगे तभी भी गुणनफल आपको समान ही प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर दे दिया गया एक परिमेय संख्या है, थर्ड वाले प्रश्न में ऋण यहाँ पे 19/23 है और यहाँ पर 29 अंश में कर दिया गया 29 बटा यहाँ पे ऋण 19 है और गुणनफल करने पर आपको 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा गुण लागू हो रहा है? थर्ड वाले प्रश्न में देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, यही गुण लागू हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे ना, तो गुणनफल आपको क्या मिलेगा? 1 ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भी ऋण, यहाँ पे 9/16 है, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे, यही संख्या है, इसका व्युत्क्रम करके गुणा करने में गुणनफल आपको 1 ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा, इस गुण को कहते क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम इसको हम लोग लिख देते हैं। कोई भी परिमेय संख्या दे देगा और उसके व्युत्क्रम से गुणा करेगा, गुणनफल कितना प्राप्त होगा? आपको 1 प्राप्त होगा। इस नियम को कहते क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग थर्ड वाले के लिए, यहाँ पे गुणात्मक रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम ये कहते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या रहेगी, आपको कोई परिमेय संख्या दे देगा, उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करके गुणनफल 1 प्राप्त होता है। इस नियम को कहते हैं क्या? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपका हल हो गया। आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपको दे दिया गया, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणते, यहाँ पे गुणा में दे दिया गया 6 गुणते 4/3 को, यहाँ पे 1/3 गुणते 6 गुणते यहाँ पे 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो इस नियम को कहते क्या है? यहाँ पर हमें पता है ना कि साचर्य गुण में क्या होता है ना कि 3 परिमेय संख्याओं को आपको साथ में लेना रहता है। एक बार योग के साथ भी हमने पढ़ा, व्यकलन के साथ और गुणा और भाग के साथ भी हमने पढ़ा। साचर्य गुण को हमने पढ़ा था कि यह योग पर लागू होता है और गुणा पर लागू होता है ना, यहाँ पे अंतर पर लागू नहीं होता है। यदि कोई 3 परिमेय संख्याएं आपको दे देगा तो यहाँ पे व्यकलन पर और यहाँ पे भाग पे नहीं लागू होता है, यह गुणा पर और योग पर ही लागू होता है ना। कोई भी 3 परिमेय संख्याएं आपको दे देगा तो इनमें से किन्हीं 2 को आप पहले लेकर हल कर सकते हैं ना। 3 परिमेय संख्याएं थी तो या तो मतलब छोटा कोष्ठक करके दिया हो ना, तो इसका मतलब है कि पहले आप इनको भी हल कर सकते हैं ना, इन दोनों को संख्याओं को लेकर हल कर सकते हैं, या फिर पहले आप इन दोनों संख्याओं को लेकर हल कर सकते हैं ना। तीनों परिमेय संख्याएं तो यही है, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 4/3 यहाँ पर भी है, 4/3 यहाँ पर भी है। तो इसमें आप किन्हीं दोनों को साथ में लेकर हल कर सकते हैं। यह कौन सा नियम कहता है? यह साचर्य गुण कहता है। साचर्य उसको लिख देंगे या सचार्यता लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हमने इसको समझा था पीछे हल दूसरे वाले प्रश्न में। यहाँ पर यह गुण जो नियम यहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पे यह नियम है सहचारिता का। सहचारिता गुण या गुणधर्म कह सकते हैं, यही नियम लागू हुए यहाँ पे, है ना। इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न था और दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।